अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? यार मैं आज क्लास मोबाइल नेट से करवा रहा हूँ और माइट भी आप लोगों को बीच में बार बार आवाज का ब्रेक वगैरह फील हो तो उसको आप देख लीजिएगा। आज के दिन मैनेज कर लें बिकॉज ठीक है। मैं क्या बताऊँ, क्या सुनना है आपने मेरे से? आप लोगों को बताएं। जो एक प्रॉपर बात कम्युनिकेटेड सही तरह पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। आप लोग बताएं। वैसे भी ठीक 7 दिनों बाद आप लोग किसी चीज बताने की हालत में नहीं रहेंगे। कैसा रहा मेरा टूर? है तो चलते रहते हैं। अच्छा था। लाइक आई जस्ट नीड टू कट माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। मैंने कर लिया। चंद दिन अपने साथ गुजारने थे वो मैंने गुजार लिए। अब मैं इतना रीबूट हो चुका हूँ कि मैं अगले 2 साल विदाउट ब्रेक काम कर सकता हूँ। समटाइम्स आपको ये ब्रेक चाहिए होते हैं। ये आप लोगों को समझ जाएगी आगे जाके। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, अपने आप को रिबूट करने के लिए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तौर पर। मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ कि आप ऐसा ब्रेक नहीं ले सकते। जितने ब्रेक पे तो आप लोगों को, तो जिंदगी में बंदा कोई ब्रेक पे नहीं है। आप लोगों को कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बस पढ़ना ही है और तो कुछ करना नहीं, वो भी आप पढ़ते नहीं है। अच्छा था। शादी से पहले ही ब्रेक लेना चाहिए। शादी के बाद तो आपका मेंटल ब्रेक हो जाएगा ना। नहीं, आपने अगर ट्रैवल करना हो, आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सस्ते सस्ते ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं। आपने जिस स्पॉट पे जाना है वहां पे आपको ले जाएगी। बस क्रेज होना चाहिए हर चीज का। सॉल्यूशंस इस दुनिया में हर जगह अवेलेबल है। आपको सॉल्यूशंस देखने होते हैं। आपके मेरे पास पैसे नहीं है, हिच हैकिंग कर लें तो नॉट अ बिग डील। कटी पहाड़ी आ जाए, सर कराची की साइड है। मैं कराची आ तो जाऊं लेकिन मैं वापस जब कराची से आऊंगा ना मेरे पास मोबाइल होगा, ना मेरे पास कैमरा होगा। तो कराची से डर नहीं लगता साहब, वहां आके मोबाइल चोरी होने से डर लगता है। प्रॉब्लम इज दैट। ये है। ये कराची में भी रिसेंट आया हुआ था। कराची अक्सर विजिट होता रहता है। कराची मेरा बेहतरीन दोस्त रहता है तो उसके पास अक्सर आता रहता है। सेल्स टैक्स में कोई ऐसा चेंजेस हैं थोड़ी बहुत। कोयटा की साइड अगर मैं जाऊंगा तो मेरे फिर स्पेयर पार्ट ही वापस आएंगे। वो तो रगड़ देंगे। वो अफगान जलेबी बना देंगे पकड़ के गले को। नहीं नहीं भाई, अभी बहुत हालात वर्ष हैं। मैं साथ साथ फ्लड वाली एक्टिविटीज कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, खासतौर पे पंजाबियों के लिए। बीइंग अ पंजाबी, मैं किसी एरिया पे जाके मैं एज अ फ्लड रिलीफ एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा। तो बड़े मसले हैं, आपको नहीं पता। आप लोग अभी एक हैप्पी वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं केल से ही होके आ रहा हूँ।
मैं इस वक्त केल से ही हो गया, तौबा तक गया हुआ था मैं। हालात तो हर जगह पे खराब है। बस सेफ्टी आपने अपनी खुद ही करनी होती है। अब फ्लड का पानी तो खत्म हो गया हर जगह से। अब पानी उतर भी रहा है, पानी सूख भी रहा है। अब जो इसके बाद में उनका रिहैब का काम है वो बड़ा मुश्किल है। लाइक अगर हम उनके घरों को रिहैब करते हैं तो एक घर पे 2.5-3 लाख लग जाते हैं। तो ये ज़रा कॉस्टली प्रोसीजर भी है। ऊपर से अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि अब इन तंजीमों का यहाँ पर वो भी नहीं रह गया, फोकस भी नहीं रह सका वो। बड़ा मुश्किल हालात हैं। मैं जिस दिन पहुंचा था AJKL में, उस दिन बर्फबारी हो रही थी बकायदा, रात को। तो कुछ एक्सट्रीम में ठंड हो गई थी, बट मजा आया था। जो मैं चीज चाहता था वो मुझे उस वक्त मिल गई वहां पे। सो इट वाज अ लाइक फन फॉर मी। नहीं यार, मैंने मैच नहीं देखता मैं। आई टोटली अवॉइड क्रिकेट मैच। मैं 3.5-4 घंटे अपने किसी भी नॉन प्रोडक्टिव चीज के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकता जिसका एंड पे रिजल्ट ये हो कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ हो और मैं परेशान हुआ हूँ, मैं अपने इमोशंस तबाह कर रहा हूँ। मैं 3.5-4 घंटे इसके साथ नहीं वे ऊपर वेस्ट कर सकता कभी भी। मैं प्रोडक्टिव काम ज़्यादा कर लूंगा, मैं ट्रैवल कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ और कर लूंगा, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। मुझे पसंद है। वेस्ट ऑफ टाइम है। हारना किसी ने या रोना आपने या दिल आपके टूटने हैं, तो नहीं, मजा नहीं आता। अपडेट सारी होती है लेकिन एज सच बैठ के नहीं देखता। आपने आज तक बर्फबारी नहीं देखी? इसका सोल्यूशन है मेरे पास। अपना खोलें फ्रीजर को, उसमें से बर्फ तोड़े, उसका पाउडर बनाए, अपने ऊपर फेंक लें, कहना घर वालों को स्नो फॉलिंग हो रही है। ये सोल्यूशन तो लाइफ में होने चाहिए ना। या बैठ जाए फ्रीजर में, तो कभी उसका थर्मोस्टेट कम ज्यादा करना, बर्फ कभी गिरेगी कभी जमेगी, तो आप स्नो फॉलिंग को एंजॉय कर देते हैं। इससे बहुत ही बड़ी बात। अम्मी ने घर से निकाल देना है तो किसी बर्फ खाने चले जाना, वहां पे बर्फ लेके उसका इग्लू भी बना देना, बन जाएगा। चलो यार, स्टार्ट करते हैं। क्यों कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बट क्वाइट डेंजरस ऑल्सो। बट अच्छी यार, मजे की है। मजा तो आता है। मैं फोटोज वगैरह शेयर करूंगा नीलम वैली के। कुछ पहाड़ों को कैप्चर करने के लिए मैंने अपने पाँव तो तुड़वाए हैं बकायदा। मेरे अंगूठे पे इंजरी आई हुई है, टांगों पे इंजरीज आई हुई है। 2-3 दफा गिरा भी हूँ हाइकिंग करते हुए, लेकिन जो मुझे व्यूज चाहिए थे वो मुझे व्यूज मिल गए। और रावलपिंडी में नहीं है, वो नश्तर हॉस्पिटल में मुल्तान में मेरे ख्याल से। आप लोगों का कल रिजल्ट है, इसका मतलब फिर तो तैयारी है रिजल्ट की। अनएक्सपेक्टेड तौर पर अगर कल सुबह आप 8:30 पे अपना मोबाइल पकड़ते हैं और आई कैप से आ जाए मैसेज, CRN नंबर दिस, परमानेंट क्रेडिट 0, तो क्या करेंगे? मैं बस ऐसे एक इंसेप्शन कर रहा हूँ कि कल सुबह 8:30 बजे आप अचानक एक आपको मैसेज रिसीव हो रहा हो आई कैप की तरफ से, ऊपर आपका रिजल्ट हो, तो खुशी होगी गमी होगी? चले कुल्लों की तैयारी पे ना मुझे लाजमन बुलाइएगा अपने कुल्लों के ऊपर।
और कुल्लों का मेन्यू ज़रा अच्छा डिसाइड कीजिएगा। और कुल्लों का मेन्यू पे रशियन सैलेड, और क्योंकि थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो गर्म कोक की बोतल रख लीजिएगा। और आइसक्रीम में आप कुल्फा चल जाएगा, ठीक है। बारबेक्यू तो आपका फरिश्ते खुद ही बना देंगे, कब्र में जब जाओगे ना आप, वो खुद ही बारबेक्यू आपका बना देंगे छोटी छोटी बोटी करके। आप हमारा कुल्लों के लिए मेन्यू पर सेट करवा देना बस। यार किसी का बी पॉजिटिव ब्लड है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ब्लड वगैरह का बता देता हूँ। बी पॉजिटिव कहाँ पे चाहिए, किसको चाहिए, आप मुझे टेक्स्ट कर दें। मैं आपको रेलेवेंट पर्सन हैं जानने वाले, उनसे मैं अरेंज करवा देता हूँ, या जो भी मैं कर सकूँ मैं करवा देता हूँ। रिजल्ट आपका अगले ट्यूसडे ही आएगा, बट मैं ऐसे लगा हुआ था। रिजल्ट से घबराना नहीं चाहिए। ये जो आखिरी वीक होते हैं ना, रिजल्ट से पहले कुछ लम्हात, ये बड़े ज़्यादा डिजास्ट्रस होते हैं स्टूडेंट के लिए, बहुत डिजास्ट्रस होते हैं। आई कैन फील इट, मेरे ऊपर भी। ये जो आप पे गुजर रही है वो मेरे पे भी गुजर चुकी हुई है। लेकिन मैं ज़रा बदतमीज किस्म का आदमी था। मैं अपने रिजल्ट पे सोया होता था हमेशा। अम्मी आके, भाई रिजल्ट किधर आया, मैं कहता ये मैसेज पढ़ ले, जो हुआ हुआ देख के मुझे बता देना। वो अगर मैं होता था पास तो मुझे उठा देती थी, अगर फेल था तो लानते लूनते भेज के आगे चली जाती थी। तो रिजल्ट की टेंशन मैंने कभी नहीं ली। क्योंकि मैं फेल होता नहीं ना, अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला, टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो रिजल्ट की टेंशन ना लें आप। खास तौर पर चले, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट है। देखिए प्रैक्टिकली बताऊँ, जो होना है ना वो हो, जो होना था वो हो चुका हुआ है। आप लोगों का रिजल्ट कंपाइल्ड है। अब बस आई कैप ने सिर्फ एंटर का बटन मारना है, आपको मैसेजेस भी आ जाने हैं और उनके वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी हो जाने हैं। तो द थिंग हैज बिन डन, हो चुकी हुई है। अब सोच के उसको परेशान होना, ये आप अपने ऊपर ज्यादती करेंगे, बिकॉज इन दिनों में अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई पर्सनली बिलीव के दुआएं जो होती हैं वो कबूल हर हालत में होती हैं। मौजज़ा, मिरेकल्स डजंट हैपन। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने 40 नंबर का पेपर किया, मेरा मिरेकल हो जाए मैं पास हो जाऊँ, ये तो बेवकूफ़ी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार सर मैंने 90 नंबर का पेपर किया था, मैंने 85 का किया था, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। तो ये दुआ कबूल होती है, इसको हम मिरेकल नहीं कहते। ये आपकी एफर्ट्स के बदले में आपको रिजल्ट मिलना है। और मैं आपको हकीकतन, हल्फन कह सकता हूँ, हर बच्चा अपना रिजल्ट आज के दिन जानता है क्या आने वाला है। लिटरली आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। डीप डाउन एवरीवन नोज के 2 तारीख को उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और लेकिन इंतजार है कि यार ये हो जाए या ऐसे हो जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसलिए बेहतर है कि आप इतना परेशान अपने आप को ना हो। देखें जो होना है वो हो जाएगा, दैट इज द थिंग। अगर पास हुए तो शुक्र अदा कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। तो कुरान पाक की आयत भी है, लाइन शुक्र तुम ला कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तुम्हें और नवाजा जाएगा। तो अगर आप पास होते हैं, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं, तो सबसे पहले आप अपना सजदा शुक्र कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा उस चीज का। अगर खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हैं तो उस पर सब्र करना है आपने। जिंदगी में दो ही चीजें हैं, सब्र और शुक्र है। चीज मिल जाए शुक्र करो, चीज नहीं मिली सब्र करो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह, यू नो कि तुम तो मेरी शारजारा करीब हो। आप कहीं भी चले जाएंगे, एक
चीज, एक हस्ती आपके साथ हमेशा रहेगी, वो आपका अल्लाह है। वो आपकी जगलर वेन से ज्यादा आपके नजदीक है। अल्लाह अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हारी शार अक्सर तुम्हारे करीब हूँ। फिर अल्लाह ने ही कहा है कि तुम्हारे दिलों का हाल भी सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। फिर डीपली फिर अल्लाह से, या अल्लाह मेरी एफर्ट्स ये थी, कमी रह गई होगी, ठीक है मैं इस पे सब्र करता हूँ, बट मुझे इतनी हिम्मत दे कि अगली दफा मैं अच्छी एफर्ट करके पास कर दूं। सिंपल सी बात है। और चले मैं आपको घर वालों का ही बता देता हूँ। अब अपने घर वालों के साथ सच बोले, वो कभी भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, लिटरली कुछ नहीं कहेंगे। जब आप अपने घर वालों के साथ झूठ बोल के, जब अपने आप अपने रिलेशन की, अपने ट्रस्ट की बुनियाद ही झूठ पर रखते हो ना, फिर वो कुछ कहते हैं। ये भी एक रियलिटी है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के साथ सीए में आके झूठ बोलते हैं। मुझे अभी मैसेज आया हुआ था, मैं अभी मैं रीड कर रहा था थोड़ी देर पहले। वो फीमेल स्टूडेंट है, उसने अपने घर में बताया हुआ है कि उसके कैफ के सिर्फ 2 पेपर रह गए, और उसका कोई एफटीएस है 18 एफटीएस है। कैफ के उसके 2 पेपर रह गए हैं उसके मुताबिक, जो उसने अपने घर वालों को बताया हुआ है। और रियलिस्टिकली उसके सिर्फ कैफ के जो पेपर पास हैं पुरानी स्कीम का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पास है। मतलब उसके मॉड्यूल सॉरी ग्रुप ए और ग्रुप बी के आठों के आठों पेपर पड़े हैं। अब जब ऐसे आप काम करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो घर वाले सपोर्ट करेंगे? अब ये एक कहानी नहीं है, या ऐसी कहानियां मैं रोज सुन रहा होता हूँ कि सर मेरे इतने पेपर पास हैं, लेकिन मैंने घर वालों को ये बताया होगा है। अब बताएं मैं क्या करूं? अब बताओ मैं फिर क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सजेस्ट करूं? अगर इन्हें को सच बता दो, नहीं वो घर वाले ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये तो फिर गलत है ना। या तो फिर उसको पास कर लो, वो जल्दी हो नहीं रहा। तो ये पेरेंट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वालदैन कभी भी औलाद के लिए बुरे नहीं होते, कभी भी बुरे नहीं होते। आप कभी वालदैन की जगह में बैठ के सोचें। आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मेरा अगर खराब रिजल्ट आएगा, अब वो डांटेंगे, क्योंकि आई बिलीव कि इस उम्र में आपको कोई मारेगा तो नहीं, कोई भी आपको मैन हैंडल तो नहीं करेगा, चपेड़े चुपेड़े कोई नहीं मारने वाला आपको। ऐसे ही है ना कि किसी को चपेड़े पड़ती हैं या फ्लाइंग चप्पल पड़ती हैं? नहीं पड़ती, डांट ही पड़ती है या लेक्चर ही मिलते हैं। आप कभी भी आप अपने आप को उनकी जगह पे रखें और आप सोचें, अगर आप उनकी जगह पे एज ऑफ टुडे होते और आपकी औलाद का ये रिजल्ट आया होता, आपके क्या सरकमस्टांस, आपके क्या होने थे हालात? विद ऑल द सरकमस्टांसिस योर पेरेंट्स हैव बीन फेसिंग। आप देखिए हमारे मुल्क के हालात क्या है, इन्फ्लेशन है, कारोबार मुश्किल है, जॉब्स मुश्किल है, घर की इन्वायरमेंट देखिए। इन तमाम इन्वायरमेंट्स में अपने आप को अपने रखें माँ की जगह पे या बाप की जगह पे। आपको जवाब मिल जाएगा। वो स्टिल पॉजिटिव है, आपसे ज्यादा पॉजिटिव है। वो थोड़ा बहुत डांटेंगे आपको, फिर कहेंगे यार चलो अगली दफा एफर्ट कर लेना, यही कहेंगे। द प्रॉब्लम इज दैट कि उनके पॉजिटिव होने के बावजूद हम उतने ही बेहिस हैं स्टूडेंट्स, लिटरली बेहिस स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है, आप किसी भी फिजिकल कॉलेज में आज चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ, उनका कैफेटेरिया देख लो, आपको चल जाएगा पता कि माँ बाप के पैसे, माँ बाप की ख्वाहिशात कहाँ पे जाया हो रही। क्लास चल रही होगी और बंक बंक करके वो बैठे होंगे। तो ये है, माँ बाप सबके पॉजिटिव ही होते हैं भाईजान। रिश्तेदारों को इग्नोर करो, जो है ना रिश्तेदार वो वाकई स्नेक्स होते हैं, उनको इग्नोर करो। बस अपने माँ बाप के साथ लॉयल रहो, सीरियस रहो और सच बोलो, दैट्स इट। भाई तुम्हारी कब्र में किसी रिश्तेदार ने नहीं आना, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी गमी में किसी रिलेटिव में नहीं आना। जब दुनिया में तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप ही होते हैं। ये एक वो रियलिटी है, ये जब आपको समझ आ जाएगी आपको चल देगा पता कि आपने किसी रिश्तेदार को प्लीज नहीं करना। इस दुनिया में रिश्तेदारों को प्लीज करने के लिए या किसी दूसरे लोगों को प्लीज करने के लिए जीना छोड़ दें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, टेंशन से बच जाएंगे। तो ठीक, फिर कभी इस पे बात कर लेंगे, क्योंकि अभी काफी बच्चे कह रहे हैं कि 4 दिन बाद क्लास हो रही है, क्लास शुरू भी नहीं हुई।
इररिलेटिव बात कर रहा हूँ, फिर कभी इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, फिर कभी आपको मोटिवेट कर देंगे। अभी तो रगड़ा रगड़ा लगाना हमको, रगड़ा। वो खा जाएगी अभी। मैं अब तो मैं वापस लाहौर में आया हूँ, आज सुबह मैं लाहौर वापस पहुंचा हूँ। इस वीक बैठूंगा, काम करूंगा। अब इतनी एनर्जी मेरे पास है कि मैं कंसेप्टिव काम कर सकूं, तो कर दूंगा जल्दी। बस रिलीज कर दे, मैं मोनाजाट रिलीज करनी है भाई, रिलीज कर दे। स्लाइड्स प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी है। मैं इन स्लाइड्स को अगर 3-4 पेजों पे ला दूं वो तो बेहतर नहीं। ये सारी स्लाइड्स जो हैं अगर मैं 3 पेजेस के ऊपर या 4 पेजेस पे कर दूं, वो अप्रोप्रिएट है? तो थोड़ा वेट कर लें। आई वॉज नॉट देयर, और मैंने बताया हुआ था कि मैंने गायब होना है। मैंने इससे पिछले हफ्ते गायब होना था, मैं नहीं हो पाया था। फिर पिछले हफ्ते में गायब हो गया था, तो अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं कर दूंगा ये। ठीक है पाइन, सुकून है। चलें जी, लास्ट हम कहाँ बात कर रहे थे? बेटा तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, जब मैं गायब होता हूँ मैं किसी को बताए बगैर ही गायब होता हूँ। मेरे पास सीक्रेट नंबर भी है, जो मैं ये नंबर बंद कर देता होता हूँ मैं अक्सर ही। वैट, नहीं वैट में हमने ये पढ़ लिया था, टर्नओवर बेस एग्जाम्पशन और आइटम बेस एग्जाम्पशन। इसमें भी क्वेश्चन है? हाँ ये हमने पढ़ लिया था। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे ना ये हमें टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के मुताबिक हमने देखना है कि किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होने की जरूरत है और किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको आई कैप के पेपर में सवाल आता है कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने के सबसे बड़े फायदा क्या है, तो क्या जवाब होगा आपका? एनीवन? चलें वो आपको एक 3 नंबर का सिनेरियो दे देता है कि जी एक मिस्टर जमालदीन है, वो पाकिस्तान आए हैं, वो पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं बताएं कि सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होने या ना होने के क्या फायदे या क्या नुकसान हैं। तो क्या जवाब लिखेंगे? सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, सोच समझ के जवाब दें। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स टैक्स। टैक्स रिफंड, ओके। ओ भाई सेल्स टैक्स में डोनेशन अभी तक कहाँ पढ़ाई है मैंने? सबसे इसका जवाब ये है, ये देखो, टैक्स क्रेडिट मिलेगा जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। ये अपने वो आउटपुट, जो उसने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो अपने आउटपुट टैक्स में से एडजस्ट करवा सकता है, ये बताना है आपने। जितनी पूरी कहानी आपको उसने बताई थी, भूल गए हो? रिफंड्स नहीं, आप उसे कहेंगे सबसे बड़ा फायदा जो है रजिस्टर्ड होने का क्या है, कि आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स अलाउ होती है। ये अपने नोटबुक के ऊपर जहां पे भी लेक्चर नोट कर लो, कहीं पे ना दाएं बाएं ये नोट कर लो कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज द बिगेस्ट बेनिफिट टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ये कहीं पे नोट डाउन कर लें आप, ताकि आपको बात में भूले ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने ये टेबल याद रखना है। जो इम्पोर्टर है ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी है। इम्पोर्टर भाई साहब जो हैं वो क्या होंगे, वो हमेशा रजिस्टर्ड होंगे।
आप विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये चीज आपने याद रखनी है। और इंपोर्टर टैक्स कब पे करता है? जब भी आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, जब भी आप गुड्स को मंगवाते हैं पाकिस्तान में, एट दैट टाइम आप क्या करते हैं? आप सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है और ये टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, याद रखिएगा, जब डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करके गुड्स बेचेगा तब ही ये टैक्स चार्ज करेगा। अगर अगर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है कि वो कमीशन बेस्ड काम कर रहा है तो उसके लिए उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। ये हमने पढ़ा था, याद है कि भूल गए ये भी? ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रजिस्टर्ड, वो परचेज करने गुड्स बेच रहा है, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर वो परचेज कर नहीं रहा, वो बल्कि कमीशन बेस्ड काम कर रहा है, तो उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिटेलर्स। अब रिटेलर्स हैं दुकानदार। आप देखें, आप खुद बताएं, आप जिनसे सामान परचेज कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गली मोहल्ले में हैं, छोटे दुकानदार हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े दुकानदार हैं, जैसे मेट्रो हो गया, अल्फतेह हो गया, कारफूर हो गया, ये बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं। अब इनको हमने कैटेगराइज कर दी है। ये जो रिटेलर्स हैं जिनसे हम सामान वगैरह खरीद रहे हैं, हमने इसे क्या कर दिया है, हमने इन्हें कैटेगराइज कर दिया दो कैटेगरी में। आगे जाके हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बट जो टीयर 1 रिटेलर्स है ना, इन्हें हम स्पेसिफाइड रिटेलर्स कहते हैं। सिर्फ उनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं उनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि जो गली मोहल्ले में हमारे छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, ये जो जो भी आपके एरियाज में छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, ये नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं। इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। जो स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं जैसे ये मेट्रो, अल्फता है, इनके लिए रजिस्टर्ड होना क्या है? लाजमी है। उसके अलावा अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं होती। जो कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा लोग हैं वो क्या होते हैं? वो रजिस्टर्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? ये टेबल सबको क्लियर है कि किस किस को रजिस्टर्ड होने की जरूरत है, किस किस को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से आई कैप का फेवरेट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये 3 नंबर का सवाल है। बताएं जी कौन कौन से लोगों को सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होने की जरूरत है? जवाब दे सकते हो? रजिस्टर्ड भाईजान एफबीआर के पास जाके सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होना होता है, इंस्टीट्यूट के पास नहीं। ये टेबल रिप्रोड्यूस नहीं करना, मतलब आप पेपर में जाके ऐसे टेबल नहीं लिख सकते। आप इसको टेक्स्ट की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखोगे। आगे चलें। अब जरा प्रैक्टिकली आप सोचें, पाकिस्तान में जो सप्लाई चेन है वो यही मिक्स है। पाकिस्तान में जो सप्लाई चेन है ना वो ये मिक्स है। मतलब कोई जो बंदा चीजें बना के बेच रहा है, वो माइट भी कॉटेज इंडस्ट्री हो, जिससे मैं खरीदने जा रहा हूँ वो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर हो, जिसने रॉ मटेरियल लाके दी है वो इम्पोर्टर हो। तो एक सप्लाई चेन में पाकिस्तान में जो प्रैक्टिकली सप्लाई चेन चल रही होती है, फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ मटेरियल टिल एंड कंज्यूमर, कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं, कुछ लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो आउटपुट टैक्स भी ले सकते हैं, और जो उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया था वो उसको एडजस्ट भी करवा सकते हैं।
लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो कभी भी आउटपुट टैक्स नहीं ले सकते, वो कभी भी वो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आप मुझे अब खुद बताएं सोच के, जो दुकानदार है आपके एरिया में, अगर आप उससे जाके आज कोई दाल परचेज कर ले, कोई आटा परचेज कर ले, क्या वो आपसे अलग सेल्स टैक्स चार्ज करता है? वो कर ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपसे सेल्स टैक्स नहीं दे सकता। ऐसे ही है ना? लेकिन आप वही प्रोडक्ट जाके मेट्रो से परचेज कर लें, अल्फते से परचेज कर लें, कभी आपने देखा इनको परचेज करके? कभी मेट्रो की आपने इनवॉइस देखी है, बिल देखा किसी ने? मुझे याद करिएगा, मैं आपके साथ में अपना मेट्रो का बिल शेयर करूंगा, तो उसमें सेल्स टैक्स सेपरेट कॉलम में लिखा होता है कि भाई हम आपको ये चीज बेच रहे हैं, इसकी कीमत है 63 रुपीज, इस 63 रुपीज के ऊपर इतना सेल्स टैक्स हम चार्ज करके आपसे इतना अमाउंट ले रहे हैं। उन्होंने क्लियर कट बताया होता है। अब वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। अब वो रजिस्टर्ड है मेट्रो वाले, तो वो आपसे सेल्स टैक्स क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये एक पाकिस्तान की एक प्रैक्टिकल सप्लाई चेन है, इस तरह से वो चल रही होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री हम डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है ये अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इस सवाल का मुझे जवाब बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? शाबाश। मार्च 19 में सवाल आया है ये, 2 नंबर का। बताएं जिसका जवाब कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6A, पार्ट 1, मार्च 2019, आई कैप कैफ। बताएं जी। सवाल सवाल है, ब्रीफली डिस्कस द सिचुएशंस अंडर विच कॉटेज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड अंडर। बताएं ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत कॉटेज इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अबे 2 नंबर का सवाल है। अगर आप जाके इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लेना, वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है ये। एक सेकंड, मेरे पास शायद पास पेपर पड़ा हुआ है यहाँ पे ना, एनालिसिस में आपको दिखा। मेरे पास पड़ा होगा, देखते हैं, अभी देख लेते हैं। तो चैप्टर 1, ऐसा सवाल मार्च 19 का। ठीक है, मार्च 19, ये स्प्रिंग 19, क्वेश्चन नंबर 6। 3 सवाल आए थे, 15% पासिंग परसेंटेज है। मतलब ये तो हम एक पार्ट कर रहे हैं ना, ये हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, 2 मजीद पार्ट से, और सिर्फ 15% लोग इसमें से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट आपके सामने। अब उसने क्या पूछा है? उसने सिंपल सा पूछा है कि मुझे बताएं कॉटेज इंडस्ट्री कब रजिस्टर्ड होगी। अगर जाके आप इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, कहता है बच्चों ने मुझे बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री लिख के दे दी है। मैंने तो कॉटेज इंडस्ट्री आपसे पूछी ही नहीं है। मैंने आपसे क्या पूछा है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एग्जाम्प्ट है, इस कॉटेज इंडस्ट्री को हम रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ये तमाम कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है।
अगर ये तमाम कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है और वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। और अगर इसमें से कोई एक कंडीशंस भी वायलेट हो गई तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है और अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन आ गया तो अब आप कॉटेज इंडस्ट्री के स्कोप से बाहर निकल जाएंगे, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। पहले आप थे रेजिडेंशियल एरिया में, अब आप मूव करके किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, अब आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं कहलाएंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। या आपके पहले वर्कर 10 थे, अगर 10 से एक वर्कर भी ऊपर हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। या आपका टर्नओवर जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा हो गया, तब भी क्या होगा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इस सवाल का जवाब लिखने का तरीकेकार क्या था। आप एक कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखते जैसे ये लिखी हुई है, और नीचे लिख देते कि इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट certified, then cottage industry will require to be registered। अगर कोई एक कंडीशन भी जस्टिफाई ना हुई, कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो गई इस डेफिनेशन की, तो उस केस में कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये 2 नंबर का जवाब है इसका। इज दैट क्लियर? Is it difficult to answer this question? Like, is it difficult to answer this question? तो आप खुद सोचें कि ये सवाल इजी है, लेकिन अभी हमारे पास एग्जामिनर कमेंट है कि 15% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं। अब आप सोचें वो क्यों नहीं कर पाए। आप लोग तो मार्क्स सिक्योर कर लोगे ना, अगर आपको ये आता है तो आप, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आप लोग मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। वैसे जिनके ऊपर यकीन होता है वही यकीन सबसे पहले तोड़ते हैं। इट मीन्स आप लोग भी नहीं कर पाएंगे। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। ये तो दुविधा हो गई है, कुछ करना पड़ेगा दया। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ओए ओए, टूटा हुआ सांस। उन्होंने जाके उनको बोला था क्या कहता है, अंदर चला गया। तो अब भी कुछ भी नहीं, वो उसको बोला इसके ताए को, तो अंदर चला गया चुप करके। सुना निक्का लगा हुआ है। बेटा मैं सुला नहीं कराऊंगा, मैं दे निकालता क्लास से। मैं कोई आर्बिट्रेटर नहीं बनने वाला। ये तो क्या, इनका तो मैं बस मैं निकालता। आप लोगों का है माइक ऑन किया करें जब सवाल पूछना होता है। आप माइक ऑन करते हैं और पीछे सुनाते हैं अपनी आवाजें मुर्गों की, लड़ाइयों की। अम्मी रोटी पका ली, खा लो, आ गई, ये आवाजें आ रही होती हैं। ये तो ज्यादती करते हैं ना फिर आप लोग।
आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने याद रखना है, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने चीज याद रखनी है कि अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर सेल करता है तो 17% टैक्स तो लिया जाता ही लिया जाता है, इसके साथ 3% फर्दर टैक्स भी लिया जाता है। तो एक अनरजिस्टर्ड बंदा अगर टैक्स पे करेगा तो 17% भी पे करेगा और 3% भी पे करेगा। इसके ऊपर जाके जरा हम आगे बात करते हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इंपोर्टर के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। थोड़ी सी इंपोर्टर की डिस्कशन कर लें कि जो हमारे पास ना इंपोर्टर होते हैं दो तरह के। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास इंपोर्टर जो है वो दो तरह के। एक होते हैं हमारे पास कमर्शियल इंपोर्टर और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। दोनों का डिफरेंस याद है आप लोगों को कि भूल गए हो गए? कमर्शियल इंपोर्टर वो इंपोर्टर है जिसने गुड्स को इंपोर्ट किया, गुड्स को इंपोर्ट करने के बाद वो कमर्शियल बेसिस पे उन्हें आगे बेच रहा है, उन्हें आगे सेल कर रहा है, मार्केट में दे रहा है। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं कि ये कमर्शियल इंपोर्टर है। ऐसे ही है। और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर क्या होता है? नॉन कमर्शियल इंपोर्टर वो है कि इसने गुड्स तो इंपोर्ट की हैं लेकिन वो खुद इस्तेमाल करेगा, वो उन्हें मार्केट में नहीं बेच रहा होगा। इसे हम कहते हैं ये हमारा नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। यही है। मैंने आपको कहा था कि इंपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो हमारे सिलेबस के एज इट इज पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। बिकॉज जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी पे करनी होती है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब ये कमर्शियल इंपोर्टर होता है ना, ये सिर्फ आपने बस इसको याद रखना है, मतलब रटे मारने की जरूरत नहीं है। जो कमर्शियल इंपोर्टर होता है ना, जब वो गुड्स इंपोर्ट करता है तो वो 17% टैक्स पे करता है जब उसने गुड्स इंपोर्ट की होती है नॉर्मल वैल्यू में। लेकिन वो उसके साथ साथ 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स भी पे कर रहा होता है उन गुड्स के ऊपर। तो कमर्शियल इंपोर्टर हकीकत में 20% टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कमर्शियल इंपोर्टर के ये पर्सपेक्टिव से एग्जांपल है। उसने इंपोर्ट की 1 लाख की गुड्स। अब इस 1 लाख की गुड्स के ऊपर 17% उस सेल्स टैक्स पे करेगा और 3% क्या पे करेगा? वो मिनिमम वैल्यू एडेड टैक्स पे करेगा। इट मींस उसने 20,000 जो है वो पे किया। ये 20,000 क्या कहलाएगा? ये 20,000 इसका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। ये कल को जब ये गुड्स बेचेगा, फॉर एग्जाम्पल इसने ये गुड्स सेल की हैं 1,06,000 रुपए की, तो ये अपने कस्टमर से जो आउटपुट टैक्स लेगा वो 17% के ऊपर ही लेगा। और वो कितना बनेगा? वो 18,020 रुपए बनेगा। अब इसका टैक्स जो बना आउटपुट वो 18,020 रुपए बना। जो इसने इनपुट टैक्स पे किया हुआ था वो था 20,000 रुपया। अब इस केस में कमर्शियल इंपोर्टर के केस में इसका इनपुट टैक्स ज्यादा है, इसका आउटपुट टैक्स जो है वो कम है। तो जो एक्सेसिव टैक्स है
₹1980 ये इसने ज्यादा पे किए हैं, ये डिपार्टमेंट से इसको रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि डिपार्टमेंट क्या कहेगा, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा, अगले महीने के टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करवा लेना, कैरी फॉरवर्ड कर लो, हम आपको रिफंड नहीं कर रहे होंगे। ये कैरी फॉरवर्ड तमाम प्रोसीजर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिनिमम वैल्यू एडेड टैक्स है कि आपको इतना मजीद इजाफी टैक्स पे करना है अपनी गुड्स के ऊपर, बिकॉज आप इम्पोर्टर हैं, आप कमर्शियल इम्पोर्टर हैं, आपने गुड्स इम्पोर्ट कर ली हैं, आगे आप जिसको बेचोगे क्या वो बंदा रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड नहीं है हमें नहीं पता, हम मिनिमम वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 3% इजाफी ले लेंगे कमर्शियल इम्पोर्टर से। तो एक कमर्शियल इम्पोर्टर 20% टैक्स पे करता है जब वो गुड्स इम्पोर्ट कर रहा होता है। ये चीज आपके पास क्लियर है पॉइंट? उसके अलावा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करोगे तो आप उससे 17% नॉर्मल टैक्स लेंगे, और 3% जो होगा वो आप उससे फर्दर टैक्स भी ले रहे होंगे। ये हमने बात भी इसके साथ कर ली। अब ये जरा हम एक और सप्लाई चेन देखते हैं, ये है प्रैक्टिकल सप्लाई चेन। ये प्रैक्टिकल सप्लाई चेन इसलिए है कि इसमें कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं और कुछ लोग नॉन रजिस्टर्ड हैं। अब देखिएगा कैसे चलती है कैसे नहीं चल रही, उसको हमने देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये इंपोर्टर है, इसने गुड्स वगैरह इंपोर्ट की हैं, कमर्शियल इंपोर्टर था, इससे 17% और 3% वैल्यू एडेड टैक्स पे किया, मतलब इसने ये टैक्स पे किया। हमने कहा ठीक है, ये इसका इनपुट टैक्स आ गया। इसने बाद में 11,000 गुड्स सेल किए हैं होल सेलर को, 17% चार्ज किया, उससे मिला इसको 1870। आउटपुट से इसने अपना इनपुट लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट इसने एफबीआर को पे कर दी। अभी जो होल सेलर था इसने ये चीज़ें ली 11,000 पे की, और इसने टैक्स पे किया था 1870 पे, ये इसका बन गया इनपुट टैक्स। अब इसने ये 11,000 गुड्स बेच दी हैं एक अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को 11,600 की। अब ये 11,600 के ऊपर उससे 17% टैक्स भी लेगा, जो कितना बनेगा, जो बनेगा 1972 पे। और क्योंकि ये बंदा अनरजिस्टर्ड था, ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, इससे 3% फर्दर टैक्स भी लिया जाएगा। वो कितना है, 348 रुपीज। और ये 348 रुपीज, ये जो 3% फर्दर टैक्स लिया जा रहा है, ये हम हमेशा हुकूमत को पे कर देंगे, इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो जब इस होल सेलर ने आउटपुट टैक्स लिया था वो 1972 पे था, उसने उसमें से अपना इनपुट टैक्स लेस किया, रिमेनिंग 102 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिए, और जो इसने अनरजिस्टर्ड बंदे से 3% फर्दर टैक्स लिया था वो भी क्या कर दिया, इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर जो है इसने सामान परचेज किया, इसने 11,600 पे किया था, प्लस इसने 1972 जो है था वो पे किया था इसके ऊपर। तो इसको ये सामान पड़ा 13,920 का। इसने प्रोडक्ट को बनाया, एक्सपेंस एक्सपोज किए, और इसने 25,920 रुपए का सामान बेच दिया। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। अब चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको इनपुट टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। हालांकि इसने जब 13,920 की चीजें परचेज की हैं, इसने 1972 पे टैक्स पे किया, पे करके आ रहा है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड बंदा है, ये इस इनपुट टैक्स को एडजस्ट नहीं करवा सकेगा, तो इसका कोई इनपुट टैक्स नहीं है, और जब ये सेल करेगा तो ये कोई आउटपुट टैक्स भी नहीं ले पाएगा, तो इसका ना इनपुट ना आउटपुट, ये बिल्कुल फारग हो जाएगा। अब इस मैन्युफैक्चरर से लिया होलसेलर ने, अब ये बंदा रजिस्टर्ड है, इससे 25,920 का लिया,
और इसने एक अनरजिस्टर्ड को बेच दिया 26,320 का। अब इसने लिया मैन्युफैक्चरर से, इसने कोई इनपुट टैक्स पे नहीं किया, इसका इनपुट टैक्स 0 है। अब इसने बेचा है एक अनरजिस्टर्ड रिटेलर को, तो 26,320 के ऊपर इसने चार्ज की 17%, ये आउटपुट टैक्स हो गया। इसने उस बंदे से लिया कि भाई साहब आप अनरजिस्टर्ड है। अब चूंकि ये अनरजिस्टर्ड था तो इसने 3% फर्दर टैक्स भी लिया, वो भी इसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इसने उस अनरजिस्टर्ड रिटेलर से टैक्स लिया, तो सारे का सारा क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। भाई साहब ये गवर्नमेंट के। अब ये रिटेलर भाई साहब जो है थे, वो इससे सामान लेके आगे 31,584 रुपए का, और उन्होंने एंड कस्टमर को 32,184 रुपए का बेच दिया। अब ये भी दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं था, तो इसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से प्रैक्टिकली हमारी सप्लाई चेन चल रही होती है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, हम उससे क्या कर रहे होते हैं, हम उससे फर्दर 3% टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। और जो बंदा रजिस्टर्ड है वो भी टैक्स ले सकता है, जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं ले सकता। ये प्रैक्टिकल सप्लाई चेन है, इस तरह से इसको हम लेकर चल रहे होते हैं। Is that clear? और भाई इंपोर्टर अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता, कितनी बारी बताऊं मैं। इतना क्लियर लिखा हुआ है कि इंपोर्टर अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इंपोर्टर अनरजिस्टर्ड। पॉइंट नंबर 3 में वो मैन्युफैक्चरर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है उसका ना इनपुट टैक्स है ना उसका आउटपुट टैक्स है। वो मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड है, ना उसका इनपुट टैक्स है ना उसका आउटपुट टैक्स है। हमेशा 3% ही अनरजिस्टर्ड पे कर देगा। आप अनरजिस्टर्ड बंदे से 3% फर्दर टैक्स भी लेंगे। जी जनाब, और कोई सवाल? वो 26,320 रुपए की चीज बेच रहा है, 25,920 की चीज नहीं बेच रहा। जितने का बेच रहे होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। आप देखे ना, आप 26,320 की गुड्स बेच रहे हैं, नॉट 25,000। 25,000 तो खरीद के आए हो आप, और 26 के अगले बंदे को बेच रहे हो। जिसको अगले बंदे को बेच रहे हो उससे आपने उसके ऊपर 3% फुल टैक्स चार्ज किए। और भाई इंपोर्टर से लेना है हमने, सिंपल सी बात है। इंपोर्टर से हमने वैल्यू एडेड टैक्स लेना है, सिंपल। हम इंपोर्टर से फर्दर टैक्स नहीं लेते, हम इंपोर्टर से वैल्यू एडेड टैक्स ले रहे हैं। फर्दर टैक्स हम अनरजिस्टर्ड बंदे से ले रहे हैं, दोनों में फर्क है। वो वैल्यू एडेड टैक्स पे कर रहा है, वो फर्दर टैक्स पे कर रहा है, दोनों टैक्सेस में फर्क है। रेट तकरीबन सेम है, लेकिन दोनों टैक्स की कैटेगरी, दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज है। एक फर्दर टैक्स है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इंपोर्टर वैल्यू एडेड टैक्स पे करेगा और वो फर्दर टैक्स पे करेगा। और कोई सवाल है? ये क्लियर है?
मैन्युफैक्चरर क्यों टैक्स पे करेगा? मैन्युफैक्चर पे करके आ गया, खत्म होगी बात। अब वो जो उसने पे किया है वो उसका इनपुट टैक्स था, वो उस इनपुट टैक्स को कहीं एडजस्ट नहीं करा सकता। इनपुट टैक्स एडजस्ट कहाँ पे होना है? आउटपुट टैक्स में। इसका आउटपुट टैक्स मिलना ही नहीं है बिकॉज ये रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर है? हम यहाँ रखते हैं, कल यहाँ से ऑनवर्ड इसकी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और इससे आगे फिर मूव करेंगे टूवर्ड्स जीरो रिटर्न गुड्स। ठीक है।